हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की क्वेश्चन श्रृंखला में अगले हम क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन और पर्यावरण अध्ययन में आते हैं। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी जनरल एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपके यूपीएससी वाला हो, यूपीपीएससी वाला हो, यूकेपीएससी, हरियाणा पीएससी, तो पब्लिक सर्विस कमीशन वाले जितने भी एग्जाम होते हैं वहां पर पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी सीटेट हुआ आपका, रीट हुआ आपका, या फिर बायोलॉजी एग्जाम हुए आपके, या एसीएफ एग्जाम हुए, या आपका जो भी यूपी टेट है, उत्तराखंड टेट है, वहां पर भी आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन करने से हमें एक तो सिलेबस का आइडिया मिलता है, दूसरा हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं, एक सरल जो क्वेश्चन है, सरल सब्जेक्ट भी पर्यावरण अध्ययन को मानते हैं सभी लोग, तो वो क्वेश्चन गलत ना हो, तो हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, भारत में वन संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो वन संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो जो अभी अभी लेटेस्ट योजना बनाई गई है भारत में वन संरक्षण के लिए, ग्रीन इंडिया मिशन। कौन सा? ग्रीन इंडिया मिशन योजना बनाई गई है वन संरक्षण के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रीन इंडिया मिशन। राष्ट्रीय हरित मिशन नहीं होगा, वन महोत्सव नहीं होगा, जल शक्ति मिशन नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रीन इंडिया मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस अगर हम पहले बात करें 22 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? तो देखिए, मैंने आपको पहली भी क्लासेस में मैंने बताया है कि जितने भी रेफ्रिजरेशन वाली जो वस्तुएं होती हैं उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है, और यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन समताप मंडल की जो निचली परत है, ओजोन परत में जाके ओजोन गैस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, बायोडिग्रेडेबल कचरे का उदाहरण है। बायोडिग्रेडेबल कचरे का उदाहरण का मतलब हुआ कि ऐसा कचरा जिसका जैव अपघटन होता है, यानी छोटे जीव द्वारा उनको अपघटित कर दिया जाता है, तो उस कचरे को या उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरण पदार्थ बोलेंगे। प्लास्टिक का जैव अपघटन नहीं होता, कागज का जैविक अपघटन हो सकता है, ग्लास का नहीं होता, धातु का नहीं होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल कचरे का राइट आंसर होगा आपका कागज। नेक्स्ट हम बात करें, सस्टेनेबल विकास का अर्थ क्या है? सस्टेनेबल विकास का अर्थ देखिए, सस्टेनेबल विकास उसको कहते हैं, बुनियादी विकास या स्थायी विकास की अवधारणा को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना यदि कोई डेवलपमेंट होता है, यानी एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना यदि एनवायरमेंट इको फ्रेंडली डेवलपमेंट होता है, तो उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। आप देखते होंगे कि आजकल जो वाहन है वो बैटरी के हो रहे हैं, तो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। सीएनजी के वाहन हो रहे हैं तो उसको पर्यावरण का नुकसान नहीं हो रहा है। यानी विकास की प्रक्रिया में उस दिशा में आगे बढ़ना जहां पर हमें पर्यावरण के कोई भी नुकसान ना हो, तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो आर्थिक विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास, बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, उससे तो नुकसान ही होगा पर्यावरण को। औद्योगिक विकास भी पर्यावरण अध्ययन की दृष्टि से या पर्यावरण के लिए केवल उद्योग ही लगाना लाभदायक नहीं होता। इस तरह के उद्योग स्थापित किए जाएंगे जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, तो उसे हम औद्योगिक विकास व सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय संरक्षण के साथ विकास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरणीय संरक्षण के साथ विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया गया? देखिए, पर्यावरण बहुत, यानी हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी देश के विकास के लिए उस देश का पर्यावरण का समृद्ध होना बहुत जरूरी होता है। तो भारत सरकार की संसद ने 1986 में 1986 में इस बात की ओर ध्यान दिया और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। एक इंपॉर्टेंट डेट और है इसमें 1972। तो 1972 में भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है। ये देखिए, बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप याद रखिए 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? देखिए, यमुना,
गंगा की सहायक नदी है। गोदावरी, गोदावरी दक्षिण भारतीय नदी है जो अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है, तो यह गंगा की सहायक नदी नहीं है। घाघरा गंगा की सहायक है। सोन गंगा की सहायक है। गंडक भी गंगा की सहायक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें कि किसी वन क्षेत्र को सुरक्षित घोषित करने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया जाता है। यानी हम किसी वन क्षेत्र को सुरक्षित घोषित करें कि यह सुरक्षित वन क्षेत्र है, तो उसके लिए कौन सा अधिनियम हम लागू करेंगे। देखिए, जल संरक्षण अधिनियम लागू नहीं करेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में पारित हुआ था। जल संरक्षण अधिनियम जो है, अगर डेट इसकी बात करें तो 1974 में इसको पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा की बात करता है, ये 1986 में इसको पारित किया गया है। और वन संरक्षण अधिनियम यानी कि वन संरक्षण अधिनियम किसी भी क्षेत्र को सुरक्षित वन घोषित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वन संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो देखिए, सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आती है मीथेन, उसके बाद आती है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद आती है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। तो ये मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है। तो इसमें ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो नहीं सकता, कार्बन डाइऑक्साइड सही है, नाइट्रोजन हो नहीं सकता और हाइड्रोजन इसका हो नहीं सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो बी आंसर है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि हम बात करें कि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किस प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है, यानी हम प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा उपयोग कर लें तो उस अत्यधिक उपयोग से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो सीधी सीधी बात है, यदि प्राकृतिक संसाधनों का यदि हम अत्यधिक उपयोग करेंगे तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो किसको पहुंचेगा? पर्यावरण को पहुंचेगा। और यदि सबसे ज्यादा नुकसान पर्यावरण को पहुंचता है तो उससे पर्यावरण असंतुलन पैदा हो जाता है, तो ऊर्जा संकट होता है। लेकिन इससे भी ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण बात है पर्यावरण असंतुलन, आर्थिक विकास नहीं, गलत है, और शहरीकरण भी इसका गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पर्यावरण असंतुलन इससे उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण की रक्षा के लिए किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ध्यान दीजिए, ओजोन परत की रक्षा के लिए 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया। तो ये केवल ओजोन परत की सुरक्षा की बात करता है। रियो डी जेनेरियो जो समझौता है वह 1992, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन के रूप में जानते हैं, यह जैव विविधता से संबंधित है। और पेरिस समझौता जो है वह भी पर्यावरणीय प्रक्रियाओं पर आधारित है। लेकिन यदि हम बात करें कि पर्यावरणीय संरक्षण, अगर हम बात करें ओजोन परत के डिप्लीशन के बारे में और जैव विविधता के बारे में और संपूर्ण पर्यावरण के संरक्षण के बारे में, यदि कोई समझौता जो हस्ताक्षर हुआ था वो जापान के क्योटो शहर में 1997 में, देखिए ये डेट भी पूछी जाती है, 1997 क्योटो प्रोटोकॉल लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की डेट क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की है 1987, क्योटो प्रोटोकॉल की है 1997 और रियो डी जेनेरियो पृथ्वी समझौता की जो डेट है वह है 1992। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। ओजोन परत का मुख्य कार्य होता है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं उनसे पृथ्वी की रक्षा करना, उसके नकारात्मक प्रभाव को पृथ्वी पर उत्पन्न न होने देना। तो वायु को शुद्ध करना ओजोन परत का कोई कार्य नहीं है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाना, बिल्कुल सही बात है। ग्रीन हाउस गैसों को रोकना, ये ओजोन परत का कार्य नहीं है। जल चक्र को नियंत्रित करना भी ओजोन परत का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे हम बात करें, भारत में सबसे अधिक वनाच्छादित राज्य, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वन नीति पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा जो वनाच्छादित राज्य है वह है एमपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एमपी। जो भारत में सबसे ज्यादा वनाच्छादित क्या है? राज्य है। ये वन नीति जो लेटेस्ट वन नीति है उसके अनुसार जो मध्य प्रदेश है भारत का सबसे ज्यादा वनाच्छादित क्या है? राज्य है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें कि जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों में से एक क्या है, यानी कि वह कौन सा कारण है जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। पशुपालन, बिल्कुल सही बात है, उससे जलवायु परिवर्तन होता है। और औद्योगिक प्रदूषण, उससे भी जलवायु परिवर्तन होता है। वाहनों से निकला हुआ धुआं, उससे भी जलवायु। कैसे? देखिए, इन सभी प्रक्रियाओं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन से वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट आता है और उस ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट के कारण जलवायु में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आगे हम बात करें रेड डाटा बुक। देखिए, रेड डाटा बुक के बारे में यदि हम बात करें तो रेड डाटा बुक को प्रकाशित करती है IUCN। इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, इसका IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज।
तो इस IUCN द्वारा 2004 में जो जीव संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनकी लिस्ट को जारी की गई और एक बुक का नाम दिया गया रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक जो है वह लुप्त प्राय जीवों के बारे में बात करती है कि वह ऐसे जीव जो संकटग्रस्त हैं, संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में बात करती है कि आने वाले समय में ये समाप्त हो सकते हैं यदि इनका संरक्षण नहीं किया गया। तो अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें तो प्रदूषण के आंकड़े रेड डाटा बुक नहीं। लुप्तप्राय जीवों के बारे में बात करती है, बिल्कुल सही बात है। वनों की जानकारी देती है, नहीं। जलवायु परिवर्तन बात करती है, नहीं। तो संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में बात करने के कारण इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट यदि हम बात करें भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि पहला यानी फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, और वह है उत्तराखंड में पाया जाने वाला जिम कॉर्बेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। काजीरंगा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा असम में पाया जाता है, रणथंभौर राजस्थान में पाया जाता है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो इस तरह से ये नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम बात करें पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए जैसे हम पहली डेट के बारे में बात करें तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। और 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, और 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस, और 10 अक्टूबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। 10 अक्टूबर को कौन सा मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? देखिए चिपको आंदोलन का संबंध है, देखिए अमृता देवी बिश्नोई ने पौधों की रक्षा के लिए यह पौधों से लिपट गए थे, और जो जोधपुर है, खिजड़ली ग्राम है, उसमें वहां पर राजा ने इनको मारने का आदेश दे दिया था। और ऐसे ही उत्तराखंड के सुंदरलाल बहुगुणा ने पौधों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है वह वनों की कटाई या वृक्षों की कटाई को रोकने से संबंधित है। तो जल संरक्षण इसका राइट आंसर नहीं है, वनों की कटाई रोकने से संबंधित है चिपको आंदोलन। मृदा संरक्षण इसका नहीं होगा, वन्यजीव संरक्षण नहीं होगा। तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है वह है वनों को कटाई से रोकने के लिए चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया। आगे हम बात करें भारत में पर्यावरण शिक्षा किसके द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि भारत में पर्यावरण शिक्षा को किसके द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है या जाता है। तो देखिए यूजीसी विश्वविद्यालय शिक्षा पर बात करती है, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर बात करता है, सीबीएसई एक बोर्ड है, एनसीईआरटी पर्यावरण शिक्षा पर कार्य करती है। तो भारत में पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य कौन करती है? एनसीईआरटी। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करें कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन का संबंध किससे है? ब्लू फ्लैग प्रमाणन का संबंध किससे? देखिए ये भी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन का संबंध किससे है। प्रदूषण रहित नदियों इसके अंतर्गत नहीं आती। पर्यावरण स्वच्छ समुद्र तट, यानी कि ऐसे समुद्री तट जो पर्यावरणीय स्वच्छता से समृद्ध हों, उसे ब्लू फ्लैग प्रमाणन कहते हैं। हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी से यह संबंधित नहीं है, जैव विविधता से संरक्षण संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय स्वच्छ समुद्र तट। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? पर्यावरणीय स्वच्छ समुद्र तट। चलिए अब एक मोटिवेशन के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। मोटिवेशन है कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह क्या लगता है? असंभव लगता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जब तक हम किसी काम को नहीं करेंगे, जब तक हम किसी काम को नहीं किएंगे, तो तब तक वह काम हमें असंभव लगता है। तो उसी तरह से यदि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम किसी छोटी छोटी चीज़ों को नहीं सीखेंगे, तो हमें जो आने वाली पढ़ाई है या आने वाली जो परीक्षाएं है वो हमेशा ऐसे लगता है कि हम उसको पास नहीं कर सकते। यदि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास से भरे हुए हो और स्वयं पर विश्वास करके यदि पढ़ाई करते हो, तो आप आने वाले समय में अपनी पढ़ाई के द्वारा सफल भी हो सकते हो परीक्षा में। तो सीधा सीधा यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको उस काम को करना होगा जिससे हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब तक किसी काम को नहीं किया जाता तब तक वह क्या लगता है? असंभव लगता है। और इसी के साथ आपको ये क्लास कैसी लगी, और जितने भी स्टूडेंट पर्यावरण संबंधी जो तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं और अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग एग्जाम है या सिविल सर्विसेज वाला कोई एग्जाम है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और क्लासेज आपको कैसी लगी या अन्य क्लासेस को आप जरूर देखिए और हमें बताइए कि आपको ये क्लासेज कैसी लगी, और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। और इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको थोड़े बहुत टॉपिक जो है वो समझ में आए होंगे, और आने वाली जो क्वेश्चन श्रृंखला है उनमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। नमस्कार, धन्यवाद।